भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम माँ कामाख्या को प्रणाम करता हूँ, भगवान खाटू श्याम को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, अपने सभी पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ, मंच पर उपस्थित आदरणीय शंकरदा, बंकिमदा, बहन अनुराधा जी, सामने बैठे सभी अधिवक्ता बंधु, बहनें, छात्र, सबको मैं यथोचित प्रणाम करता हूं और स्नेह भेंट करता हूं। स्टूडेंट भी है, सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देता हूं। आज मेरा 2025 का 100वां जिला है। Today is the 100th district of 2025. I traveled so far. कल 99 प्रोग्राम था नौगांव में, आज 100वां प्रोग्राम। लगभग 125 डिस्ट्रिक्ट हर साल हम जाते हैं, 100 से 125 जिले, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, सारे वर्किंग डे, सारे हॉलीडेज, सारे सैटरडे, सारे संडे बाहर रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी पर्याप्त मिल जाती हैं। 185 डेज वर्किंग है, बाकी वहाँ छुट्टी रहती है, तो हमें ट्रेवल करने का बहुत मौका मिल जाता है। लेकिन साल भर में 125 जिलों में जाने के बाद आज ये पहला स्थान है जहाँ एक ही जगह मुझे 7 पटके पहनाए गए। नहीं तो एक पटका मिलता, यहाँ एक ही जगह, और बताया भी गया कि ये किसका है, बोरो, उसके बाद ये और ये नेपाली, और ये मिसिंग, और ये अपना असम, पूरा 7 पटके, मतलब कहते रही सब तरंग हो गया आज असम के अंदर। इसलिए आज मैं भारत के संविधान के एक ऐसे आर्टिकल के ऊपर चर्चा करूंगा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ही जजमेंट आया, और वो जजमेंट भी यहीं के किसी सज्जन ने PIL फाइल किया था, तब आया था, और उसका नाम है सर्बानंद सोनोवाल केस। भारत के संविधान का अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, तो मैं कहूंगा आर्टिकल 355। दुर्भाग्य यह है कि भारत में सबसे कम चर्चा करने वाला संविधान कौन सा है, आर्टिकल 355, जिसपे न कॉलेजेस में चर्चा होती है, न हाई कोर्ट में चर्चा होती है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती है, न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी चर्चा नहीं होती। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता बैठे हैं, मैं आज आप लोगों से आग्रह करूंगा, आर्टिकल 355 को कम से कम 5 बार पढ़िए। मैं आदरणीय शंकरदा को धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे अवसर दिया कि मैं ये बात अपने यहाँ पे शुरू कर सकूं, और भारत में मैं जितने भी बौद्धिक प्रमुख हैं सबसे आग्रह करूंगा कि पूरे देश में कम से कम जहां जहां हाई कोर्ट है वहां आर्टिकल 355 के ऊपर एक कॉन्क्लेव किया जाए कि आर्टिकल 355 कहता क्या है। हम लोग आर्टिकल 14 पे बहुत चर्चा करते हैं, 15 पे बहुत चर्चा करते हैं, 16 पे बहुत चर्चा करते हैं, 21 बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जो सबसे आज तक चर्चा ही नहीं हुई, जिसके ऊपर सब ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, आर्टिकल 355, उसके ऊपर आज तक हुई नहीं है। इसलिए मैं अधिवक्ता परिषद से आग्रह करूंगा कि पूरे देश में आर्टिकल 355 के ऊपर एक सेमिनार करें और इस पे डिस्कशन शुरू करें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है
और हम मेरी दृष्टि में जिसकी सबसे गलत व्याख्या हुई है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार भूलवश जाने अनजाने जिसका गलत व्याख्या किया है, वो आर्टिकल 25 to 30। तो मैं इसलिए आज शुरुआत करूंगा आर्टिकल 355 से और उसके बाद 25 to 30 की डिस्कशन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की एक परंपरा है कि एक जो जजमेंट आ जाता है फिर बाकी जजमेंट उसी लाइन में चलते जाते हैं। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने किसके जजमेंट को लिया? प्रिवी काउंसिल को जजमेंट को लिया। प्रिवी काउंसिल में कौन जज थे? सारे अंग्रेज। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। वहां शब्द ही नहीं है, अंग्रेजी में शब्दों की बहुत कमी है। जैसे हमारे यहां मौसा, फूफा, चाचा, मामा, कितने शब्द हो गए? 4। और ये 4 अलग अलग रिश्ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में चारों के लिए क्या है? अंकल। हमारे यहां मौसी, बुआ, चाची, मामी, 4 अलग अलग रिश्ते, 4 अलग अलग महिलाएं हैं। अंग्रेजी में चारों कौन है? आंटी। ये दिक्कत हुई अंग्रेजी के साथ। और हमने अपने जो संविधान को पढ़ा समझा, खासतौर पे जजेस, चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रिवी काउंसिल थी, प्रिवी काउंसिल में सारे अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी पढ़ के आए थे, उनको भारत के शब्दों का पता नहीं, भारत की संस्कृति पता नहीं, उनको वसुधैव कुटुंबकम पता नहीं। भारत में 1000 ऐसे शब्द हैं, 1000 ऐसे वाक्य हैं जिसका अंग्रेजी में कोई समानार्थी शब्द ही नहीं। जैसे ब्रह्म अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, यज्ञ अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, धर्म का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, योग का अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए कोई शब्द नहीं, नारी तो नारायणी के लिए कोई वाक्य नहीं, सर्वमंगल मांगल्य के लिए कोई वाक्य नहीं अंग्रेजी में, सर्वे भवन सुखने के लिए अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हम चूंकि उसकी व्याख्या अंग्रेजी में कर रहे थे और अंग्रेजी में न वाक्य है न शब्द है, भूल यहां से हुई। तो गलती किया प्रिवी काउंसिल के जजों ने, हमारे वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वही गलती किया, उन्होंने प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को ही सही मान लिया। एक और गलती हुई कि जो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जज बने वो कौन बने? जिसके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे। अब अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वो कॉन्वेंट स्कूल की हुई थी, मॉन्टेसरी स्कूल की हुई थी, गुरुकुल वैदिक स्कूल में तो हुई नहीं थी, सरस्वती मंदिर में तो हुई नहीं थी, विद्या भारती में हुई नहीं थी। तो उन्होंने क्या भी है, उनकी भी वही सोच चलती रही। इसलिए आर्टिकल 25 से 30 की इतनी गलत व्याख्या हुई है, इतनी गलत व्याख्या हुई है, हाई कोर्ट ने भी दुनिया भर के फैसले दे दिया गलत व्याख्या करके आर्टिकल 25 से 30 की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया। हाई कोर्ट इसमें मैं गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गलत व्याख्या कर दिया तो हाई कोर्ट को तो करना ही करना, उसको मानना ही मानना है। आप लोग आर्टिकल 355 खोलिए। 355 लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम external aggression, internal disturbance, and to ensure that every government is working as per the constitution। तो आर्टिकल 355 में संविधान ने 3 ड्यूटी दिया है। आर्टिकल 355 में केंद्र सरकार को संविधान ने 3 ड्यूटी दिया। पहला काम, आपको यह सुनिश्चित करना है कि भारत के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिला एक्सटर्नल एग्रेशन से मुक्त हो। दूसरा, भारत का प्रत्येक राज्य, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक जिला शांत हो, इंटरनल कोई डिस्टरबेंस ना हो। तीसरा, जो तीसरी ड्यूटी दी आर्टिकल 355 में, कि देश की सभी सरकारें, सभी राज्य सरकारें, सारे लोकल बॉडीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करें। ये ड्यूटी कहां दिया? 355 में। और जहां जरूरत हो 355 को इंश्योर करने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, इंटरनल डिस्टरबेंस को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरत पड़ने पर 356 यूज कर लेना। 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन लगा देना। इस देश में 356 का खूब यूज हुआ है। जैसे
1992 में अयोध्या में ढांचा गिरा तो 4 राज्य सरकारों को गिरा दिया आर्टिकल 356 को यूज करके। 356 इसके लिए बना ही नहीं था। 1975 में जरूरत पड़ी, पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। इसके लिए वो प्रावधान था ही नहीं। इमरजेंसी प्रावधान, राष्ट्रपति शासन, ये किसके लिए बने हैं? 3 कंडीशन: एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड रूल ऑफ लॉ। अब आप लोग एक बार, आज मैं खासतौर पे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनसे एक उनको होमवर्क देके जाता हूं कि आप लोग लिस्ट बनाओ कि एक्सटर्नल एग्रेशन क्या क्या है। दूसरा, किन किन चीजों से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तीसरा, जो आर्टिकल 355 का लास्ट वाली लाइन है कि सारी राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट में काम करें। मैंने कहा ना, सबसे कम चर्चा हुई, और एक बार जो चर्चा हुई वो सर्बानंद सोनोवाल जी जो आपके यहीं असम के रहने वाले थे, उन्होंने पीआईएल फाइल किया था। उसमें 2005 में जजमेंट आया सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 355 की थोड़ी चर्चा हुई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनफिल्ट्रेशन को एक्ट ऑफ एग्रेशन माना। आर्टिकल 355 में यूज किया ना, एक्ट ऑफ एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, उसमें इनफिल्ट्रेशन को एक्ट ऑफ एग्रेशन माना। और एक्ट ऑफ एग्रेशन से सुरक्षित करने की ड्यूटी किसकी है? जोर से बोलिए जरा। देखो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, सारे अधिवक्ता हो। ड्यूटी किसकी दी आर्टिकल 355 में? सेंटर की, स्टेट की नहीं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनफिल्ट्रेशन, घुसपैठ एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और ये कहां कवर हो रहा है? 355 में, तो उससे देश को सुरक्षित करने की ड्यूटी किसकी है? जोर से बोलिए। केंद्र सरकार। चाहे वो असम में घुसपैठ हो रही हो, चाहे बंगाल में हो रही हो, चाहे गुजरात में हो रही हो, चाहे महाराष्ट्र में हो रही हो, चाहे कहीं हो रही हो, ड्यूटी किसकी हो गई? सेंटर। अब सेंटर ये ड्यूटी कैसे निभाएगा? सेंटर ड्यूटी निभाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास पहले आईपीसी होती थी, अब बीएनएस हो रही है। जो एक्ट ऑफ एग्रेशन है उसके लिए कम से कम एक चैप्टर होना चाहिए आपके सेंट्रल लॉ के अंदर, बीएनएस के अंदर होना चाहिए। तभी तो देश बचेगा, तभी तो सुरक्षित करेंगे। उदाहरण के लिए, जितने एनजीओस अमेरिका से फंड ले रहे हैं वो किसका गुणगान करेंगे? किसके लिए काम करेंगे? जोर से बोलिए जरा। अमेरिका के लिए। जितने एनजीओ चीन से पैसा ले रहे हैं वो किसके लिए काम करेंगे? चीन से। जितने एनजीओ अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से पैसा ले रहे हो किसके लिए काम करेंगे? खाड़ी देशों के लिए। तो ये फॉरेन फंडिंग लेके अगर कोई एनजीओ भारत में उन देशों के लिए काम कर रहा है तो एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हुआ। भारत के अंदर कोई व्यक्ति, कोई संस्था बाहर से पैसा लेके धर्मांतरण करा रही है, वो अमेरिका, यूरोप से पैसा लेके क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रही कोई संस्था, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से पैसा लेके इस्लामिक कन्वर्जन कर रही है, अगर वो बाहर से पैसा लेके कुछ ऐसे देश विरोधी काम कर रहा है तो ये एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ कि नहीं? तो एक्ट ऑफ एग्रेशन रोकने का तरीका क्या है? बीएनएस में एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन और एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। बाहर से पैसा आ रहा है और उसका मिसयूज हो रहा है तो एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू फॉरेन फंडिंग। तभी तो देश सुरक्षित होगा, तभी तो देश बचेगा। अच्छा, सबसे खास बात, लैंग्वेज भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना बढ़िया यूज किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये केंद्र सरकार की ड्यूटी है ऑल द स्टेट सबको सुरक्षित कर, उन्होंने बोला एवरी स्टेट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरी स्टेट एंड ऑल स्टेट्स। अगर इसमें लैंग्वेज होती कि भाई सभी राज्यों को केंद्र सरकार सुरक्षित करेगा तो उसका ये तरीका था। आर्टिकल 44 की लैंग्वेज है, स्टेट शैल एंडेवर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। जहां ऑल वर्ड आता है वहां यूनिफॉर्म पॉलिसी से केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जहां एवरी वर्ड आता है तो स्पेसिफिक राज्यवार वहां के लिए अलग से भी कुछ प्रावधान करना पड़ता है।
आल आ गया, एक आपने एक सेंट्रल लॉ बना दिया, आपका काम खत्म। लेकिन अगर एवरी आ रहा है तो इसका मतलब आपको एक चैप्टर इसमें रखना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटेड इन्फिल्ट्रेशन। इसके अलावा असम सरकार को बोलना पड़ेगा तुम अपने हिसाब से भी कुछ और काम कर लो। बंगाल में घुसपैठ रोकना है तो ये 5 काम कर लो, असम में घुसपैठ रोकना है ये 3 काम कर लो, यूपी में करना है ये 2 काम कर लो, जहां जहां जिस तरीके से कस्टमाइज भी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, जोर से बोलिए? नहीं। क्या हो? चर्चा ही नहीं हुई, सोचा ही नहीं। और इस गलती को मैं नेताओं की गलती नहीं मानता, क्योंकि पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, मंत्री, उनके पास इतना टाइम नहीं है संविधान की एक एक शब्दों की व्याख्या करें, एक एक चीजों पे जाएं। ये काम कायदे से जो कानून का ड्राफ्ट बनाते हैं, वो जो बाबू बैठे हैं लॉ मिनिस्ट्री के, जो बाबू बैठे हैं होम मिनिस्ट्री के, जो बाकायदा इसको ड्राफ्ट बनाते हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि पहले संविधान को पढ़ें, उसके एक एक सेंटेंस को पढ़ें, कामा फुल स्टॉप को पढ़ें, उसके हिसाब से कानून का ड्राफ्ट बनाएं। कानून का ड्राफ्ट जाएगा, सरकार तो हाँ कर देगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी का काम नहीं आर्टिकल 355 के एक एक कामा फुल स्टॉप को पढ़ना, उसके हिसाब से कानून का ड्राफ्ट देखना सही है कि नहीं है। ये किसकी ड्यूटी है? बाबुओं की ड्यूटी है। उसके बाद ये बीएनएस आया। बीएनएस में 3-4 धाराएं हैं। जैसे एक धारा है आर्टिकल सेक्शन 111। सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्या क्या ऑर्गेनाइज क्राइम है? डकैती ऑर्गेनाइज क्राइम है, हथियार तस्करी ऑर्गेनाइज क्राइम है, लेकिन घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं, धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं। आप बताओ, घुसपैठ को एक व्यक्ति ऐसे ही कर लेता है? बकायदा प्लान में होता है। जोर से बोलिए जरा। असम के सामने सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ का है कि नहीं? पूरे देश के सामने सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ का है। मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। 2017 में मैंने आंकड़े लिए थे 5 करोड़ के, अब तो 2025 आगे आपको संख्या और बढ़ चुकी है। दुर्भाग्य देखिए, 150 साल के बाद आईपीसी बनी, आईपीसी चेंज हुई और बीएनएस बनी, और इस बीएनएस में 12 धाराएं हैं। इस बीएनएस में 12 धाराएं हैं, सेक्शन 12 अपराध हैं, जिसको सेक्शन 111 में हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया है। लेकिन उसमें हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर ही नहीं किया, घुसपैठ को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। क्या क्या है इसमें? रॉबरी, डकैती, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब ऑर्गेनाइज क्राइम है। लेकिन न तो कन्वर्जन ऑर्गेनाइज क्राइम है, न तो इन्फिल्ट्रेशन ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसलिए मैं कहता हूं, आज के डेट में अधिवक्ता परिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ चुकी है। अधिवक्ता परिषद पूरे देश में सेमिनार करे, पूरे देश में कॉन्फ्रेंस करे, और कॉन्फ्रेंस करके ऐसे विषयों पे जन जागरण करे, ऐसे विषयों को आगे बढ़ाएं, ऐसे विषयों पे कानून का ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपें। दूसरा, आप सेक्शन 111 देखिए। सेक्शन 111 है टेररिस्ट एक्ट, ये बीएनएस का। एक सेक्शन 111 में लिखा हुआ है यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी। ऐसे अपराध जिससे भारत की एकता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, सोवरेनिटी को खतरा है, संप्रभुता को खतरा है, और भारत की सुरक्षा को खतरा है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, वो टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। आप मुझे बताइए, घुसपैठ और धर्मांतरण ये हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है कि नहीं? ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? इससे इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है कि नहीं? इससे डेमोग्राफी बदल रही है कि नहीं? लेकिन किसी घुसपैठ कराने वाले और धर्मांतरण कराने वाले पे सेक्शन 111 और 113 लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं,
ये होता है जब आपका कानून कहीं न कहीं वैक्यूम क्रिएट करता है और फिर पुलिस मजबूर हो जाती है उसको यूज न करने के लिए, और पुलिस यूज भी कर ले तो जज साहब धमका देंगे, ये कौन सी धारा लगा दिया तुमने, कहीं लिखा ही नहीं इसमें। बीएनएस की एक और धारा है सेक्शन 147, सेक्शन 111 113 के बाद 147 पढ़िए। वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द नेशन। अगर ये जो 5 करोड़ घुसपैठिए आ गए हैं, अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं है। भारत में प्रतिदिन 1500 परिवारों का कन्वर्जन हो रहा है। अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं। भारत में साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। ये मेरा आंकड़ा नहीं, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है। साल में कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? 5 लाख। उसमें से रिकवर कितनी हो रही हैं? 1.5 लाख। 3.5 लाख मिल ही नहीं रही। 3.5 लाख नहीं मिल रही है साल में, और एक साल में होते 365 दिन। ऑन एन एवरेज पर डे कितनी बहन बेटियां गायब हो रही हैं? 1000। 1000 भारत में बहन बेटियां पर डे गायब हो रही हैं। अगर ये वेजिंग वॉर नहीं है तो फिर कुछ भी वेजिंग वॉर नहीं। लेकिन कहीं पे किडनैपिंग करने वाले पे या जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके खिलाफ कभी वेजिंग वॉर की धारा लगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वेजिंग वॉर की धारा तो बना दिया 147 में, लेकिन क्या क्या वेजिंग वॉर है ये कहीं लिखा ही नहीं। लिखा नहीं है तो पुलिस लगा नहीं रही है। आप बहुत करो, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, थाना घेर लो, पुलिस कहेगा मुझे दिखाओ तो मैं कौन सा धारा लगाऊं। हम लोग सारा गुस्सा पुलिस के ऊपर निकाल देते हैं। अच्छा, पुलिस बेचारा क्या करे, वो बीच में चक्की बना हुआ है, वो थानेदार चक्की बना हुआ है। आम जनता का गुस्सा बढ़ता है तो एफआईआर में कर देता है, धारा लगा देता है, और बाद में जज साहब उसको धमकाते हैं, फटकारते हैं और जमानत और मिल जाती है, क्योंकि धारा ऐसे लिखा ही नहीं। वो चक्की बना हुआ बीच में पिस रहा है वो। एक और सेक्शन है 152 बीएनएस में, एक्ट इंडर्जिंग सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसा काम जिससे भारत की संप्रभुता को खतरा है, भारत की एकता को खतरा है, अखंडता को खतरा है, उसके लिए कौन सा धारा लगेगी? 152 धारा है, लेकिन चलानी कहां है पता ही नहीं। तो जैसे संविधान में सबसे कम डिस्कशन वाला आर्टिकल 355 है, वैसे बीएनएस में सबसे कम यूज होने वाला सेक्शन कौन सा है? आर्टिकल 140, सेक्शन 147, 152। एक साल से ज्यादा हो गए, मैंने पता किया बहुत लोगों से, ये 147 कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 152 कहीं यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। धारा है, यूज नहीं हो रही है। क्यों? हमने लिखा ही नहीं। एक और एक्ट है जिसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए, बहुत पुराना एक्ट है, नाम राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नाम से क्लियर है वो बना किस लिए, किसके लिए बना? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, ऐसे अपराधों पे लगाने के लिए बना जिससे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बताइए जरा। ये घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? आपके असम में कहीं धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पे एनसे लगा क्या? जोर से बताइए जरा। आपके पूरे असम में घुसपैठ कराने वाले किसी व्यक्ति पे एनसे लगा क्या? जो लोग घुसपैठियों का 2000 में आधार बनाते हैं, 2000 में राशन कार्ड बना रहे हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, 2000 रुपए में वोटर आईडी में नाम जोड़ के दे रहे हैं, 10 से 12,000 रुपए में 5 कागज बना के दे रहे हैं, उसके ऊपर किसी के ऊपर एनसे लगा क्या? नहीं लगा तो कुछ नहीं होगा। हम लाख सेमिनार कर ले, कॉन्क्लेव कर ले, कितना विचार विमर्श कर ले, न धर्मांतरण रुकेगा न घुसपैठ रुकेगी। क्यों? जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, धर्मांतरण नहीं रुक सकता, घुसपैठ नहीं रुक सकती। और कानून का खौफ तब पैदा होता है जब व्यक्ति आज अपराध करे और 4 महीने 6 महीने उसको सजा हो जाए। हमारे पास एक और कानून है, यूएपीए। क्या है उसका फुल फॉर्म? अनलॉफुल प्रोटेक्शन, अनलॉफुल, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे एनएसए में हमने लिखा ही नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा है, वैसे अनलॉफुल
यूएपीए में हमने लिखा ही नहीं कि क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। ये धर्मांतरण कराना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? आज तक किसी घुसपैठियों के मददगार के ऊपर अनलॉफुल यूएपीए लगा क्या? किसी कन्वर्जन कराने वाले यूएपीए लगा क्या? नहीं लगा। तो अपना काम कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि उनका वो धंधा है। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन जानते हैं? कन्वर्जन और इन्फिल्ट्रेशन। सबसे टॉप पे कन्वर्जन है, नंबर 2 पे इन्फिल्ट्रेशन। कन्वर्जन कराने के लिए जो पैसा आ रहा है वो यूरोप से भी आ रहा है, अमेरिका से भी आ रहा है, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन से भी आ रहा है, एफसीआरए के जरिए भी आ रहा है, हवाला के जरिए भी आ रहा है। रेट भी बना हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय का कन्वर्जन कराया तो ये रेट है, ओबीसी कम्युनिटी का कन्वर्जन कराया तो ये रेट है, ट्राइबल कम्युनिटी कराया तो ये रेट है। सबका रेट बना हुआ। उनको पर परिवार पैसा मिल रहा है। आदमी ड्राइवर की नौकरी करेगा 20,000 रुपए कमाएगा, टीचर बन जाएगा 50,000 कमा लेगा, वकालत करेगा, ठीक ठाक वकालत चलेगी तो 1 लाख रुपए कमाएगा। वो धर्मांतरण कराना शुरू कर दे, महीने में 5 लाख रुपए कमाएगा। तो अब जिसको पैसा कमाना है वो वकालत करेगा, धर्मांतरण कराएगा। जोर से बताओ जरा। देखो एकदम दिल की बात आ गई। जिसको पैसा कमाना है वो क्या करेगा? धर्मांतरण कराएगा। तो धर्मांतरण कैसे रुकेगा? यहां बहनें बैठी हैं, वो जो गैस आपका जलता है वो गैस बंद कैसे होती है? क्या करना पड़ता है? मुंह से फूंक के गैस बंद करती है या नॉब घुमाती है? नॉब घुमाती। मुंह से फूंक के बंद करेगी, मुंह जल जाएगा। क्यों दादाजी? गैस बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद हो जाएगा। फंडिंग रोक दीजिए, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। फंडिंग रोक दीजिए, घुसपैठ बंद हो जाएगी। और फंडिंग कैसे रुकेगी? एफसीआरए कानून बनाया था फंडिंग करने के लिए। अब मैं पार्टी का नाम लूंगा तो कहेंगे पार्टी का नाम ले रहे हैं। ये कड़वी सच्चाई है, मैं कई बार बोल चुका हूं। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए 50 से ज्यादा कानून बनाया। जब तक वो 50 के 50 कानून खत्म नहीं हो जाएंगे, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। कांग्रेस को कोसने से, कांग्रेस के नेताओं को कोसने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, देश को कोई लाभ नहीं। देश को लाभ तब होगा जब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए वो 50 के 50 कानून खत्म होंगे। मुगलों को कोसने से देश को कोई फायदा नहीं होगा। देश को तब फायदा होगा जब मुगलों को द्वारा शुरू किया गया मदरसा बंद कर दिया जाए, तब देश को फायदा होगा। अंग्रेजों को कोसने से देश का कोई फायदा नहीं होगा। देश का फायदा तब होगा जब अंग्रेजों ने जो 200 कानून अभी भी जिनके चल रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, 1,500 कानून खत्म हो गए। मोदी जी ने पहले 11 साल में 1,500 कानून खत्म किए, लेकिन 225 कानून बचे हुए। जब तक 100% कानून खत्म नहीं होंगे, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। जब तक सारे के सारे अंग्रेजी कानून खत्म नहीं होंगे, सारे के सारे कांग्रेसी कानून नहीं खत्म होंगे, जब तक मजहब के आधार पे एक भी नियम कानून बचेगा, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। अल्टीमेटली भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? जोर से बताइए जरा। धर्म के आधार पे नहीं, मजहब के आधार पे। धर्म मजहब में अंतर समझना है तो गूगल करना, धर्म रिलीजन, अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया है कि धर्म और रिलीजन में अंतर क्या क्या है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर है। 20 अंतर तो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट को। धर्म जोड़ता है और मजहब, जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और मजहब, धर्म यूनाइट्स, रिलीजन डिवाइड्स। इसलिए धर्म रिलीजन एक नहीं होता। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। तो जब मजहब के आधार पर विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए। क्या नाश्ता वास्ता करके नहीं आए क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, तो मजहब के आधार पर नियम कानून चलना चाहिए क्या?
मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा बंटना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज चलना चाहिए क्या? नहीं। अधिवक्ता है आप लोग, इस बात को समझिए, क्योंकि आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो बाकी कोई नहीं उठाएगा। इसलिए मैं सारे अधिवक्ताओं से कहता हूं कम से कम 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ, सही बात को उस पर लिखना शुरू करो। पूरा फ्रीडम मूवमेंट लीड किया अधिवक्ता और अध्यापक ने। आज की डेट में अधिवक्ता अध्यापक थोड़ा अपना कर्तव्य थोड़ा कम निभा रहा है, उसको निभाना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता और अध्यापक ये दो कम्युनिटी ऐसी है, ये पूरे देश का नैरेटिव सेट करती है। आप चीजों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर बाकायदा बार बार लिख सकते हैं। तो मैं पहला तो कह रहा था आर्टिकल 355। दूसरा, भारत में जितने रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत चल रहे हैं? आर्टिकल 30। मदरसा कहां चल रहा है? आर्टिकल 30। मिशनरी स्कूल कहां से चल रहा है? आर्टिकल 30। कॉन्वेंट स्कूल कहां से चल रहा है? आर्टिकल 30। अलीगढ़ को माइनॉरिटी का दर्जा कहां मिल गया? आर्टिकल 30। जामिया कहां से चल रही है? आर्टिकल 30। पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा गलत व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है तो आर्टिकल 30 की गई। भारत के संविधान में मदरसा शब्द कहीं है ही नहीं है। आर्टिकल 30 को आप लोग ध्यान से पढ़ना। आर्टिकल 30 ये कहता है देश के सभी नागरिक, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया जहां आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन समझ लिया। आर्टिकल 30 ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, लॉ कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो। जो मेजॉरिटी खोल सकती है वो माइनॉरिटी खोल सकती है। अलग से मदरसा खोलना आर्टिकल 30 नहीं देता। इसके बारे में सारे देश के यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन करने की जरूरत है। आर्टिकल 30 कभी अकेले पढ़ा ही नहीं जाएगा। आर्टिकल 30 पढ़ा जाएगा 27-28 के साथ पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 27 क्या कहता है? रिलीजन को प्रमोट करने के लिए दादा 1 रुपए सरकार नहीं खर्च कर सकती। आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार पब्लिक फंड खर्च नहीं करेगी। ध्यान रखना, धर्म के प्रचार पे रोक नहीं लगाई है। किसके प्रचार पे रोक लगाई है? मजहब के, रिलीजन के। यानी धर्म को बढ़ाने के लिए आप पैसा खर्च करिए, लेकिन रिलीजन या मजहब के प्रचार के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती। इतने ही रुके, आगे आर्टिकल 28 में क्या कहते हैं? सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के द्वारा फंडेड किसी भी स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। फिर ध्यान रखिए, धार्मिक शिक्षा पे रोक नहीं लगाई है। किस पे रोक लगाई है? रिलीजियस टीचिंग पे, मजहबी तालीम पे। 27 में कह दिया पैसा नहीं खर्च करना, 28 में कह दिया कोई मजहबी तालीम नहीं देना, और फिर आर्टिकल 30 में कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लेना। मतलब लॉ कॉलेज खोल लेना, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेना, मेडिकल कॉलेज खोल लेना, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लेना, ये अधिकार मिला हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक फैसले आते चले गए। न कभी सरकारों ने इस पर रिव्यू की अपील डाली, न कभी इस पर समाज ने आवाज उठाया। इसलिए आर्टिकल 27, 28 और 30 की व्याख्या पूरे देश में ठीक से हो सके, इसके लिए भी मैं अधिवक्ता परिषद से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, पूरे देश में इसके ऊपर कॉन्क्लेव आयोजित करिए, सेमिनार आयोजित करिए।
मामला पूरी तरीके से ये एकदम गड़बड़ चला गया, उल्टी दिशा में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मदरसा और मिशनरी स्कूल चलेगा कैसे, क्या बंद हो जाना चाहिए? नहीं, बंद करने की जरूरत नहीं, चल सकता है, लेकिन वो 27, 28, 30 से नहीं चल सकता, वो चल सकता है 25 से। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट रिलीजन। तो मदरसे में क्या प्रोपोगेट किया जाता है? रिलीजन को, इसलिए आप चला सकते हैं। चर्चेज में क्या प्रमोट किया जा सकता है, किया जाता है? रिलीजन को, आप बना सकते हैं। मस्जिद में क्या प्रमोट किया जाता है? रिलीजन, आप भी बना सकते हैं। लेकिन 25 और 30 में 3 राइडर लगे हुए, क्या? सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मदरसा खोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाएंगे जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो। मदरसा खोल तो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं सिखाएंगे जो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ हो, जनता के स्वास्थ्य के खिलाफ हो। आप मदरसा खोल तो सकते हैं, मिशनरी स्कूल खोल सकते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल खोल सकते हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ हो, इंडियन मोरालिटी के खिलाफ हो, भारत की संस्कृति के खिलाफ हो, भारत के कल्चर के खिलाफ। इसका मतलब यह हुआ कि चर्च और मदरसे में आप वो तालीम तो दे सकते हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम लिखा हो। चर्च और मदरसे में जननी जन्म भूमिष्य आप सिखा सकते हैं। चर्च और मदरसे में सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सिखा सकते हैं। चर्च और मदरसे में नारी तू नारायणी सिखा सकते हैं। चर्च और मदरसे में यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता सिखा सकते हैं। लेकिन चर्च और मदरसे में पाक नापाक नहीं सिखा सकते, हराम हलाल नहीं सिखा सकते। ये नहीं कह सकते कि जो हमारा मानेगा वही ठीक है, जो हमारा नहीं मानेगा वो गलत है, ये नहीं सिखा सकते। क्यों? ये इमोरल हो गया, ये मोरालिटी के खिलाफ हो गया, ये लिबर्टी ऑफ फेथ बिलीफ एक्सप्रेशन के खिलाफ हो गया। आज तक स्कूलों को हम चला रहे हैं आर्टिकल 30 से, जहां आर्टिकल 30 में मैं बार बार आग्रह करता हूं, इसको ध्यान से पढ़िए। एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 26 में लिखा हुआ है और वो 25 का पार्ट है कि हाँ भाई ठीक है, आप अपने मजहब को फॉलो करिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो करिए, लेकिन मजहब और फॉलो करते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हेल्थ किसी की खराब नहीं होगी, एयर पोल्यूशन नहीं करेंगे, वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज पोल्यूशन नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ नफरत नहीं सिखाएंगे, किसी को जो है इंफीरियर नहीं बताएंगे, पाक नापाक नहीं सिखाएंगे, ये सब काम नहीं करेंगे। अब मान लो लोग सिखाएं, ये तो हो गई बड़ी अच्छी बात, लेकिन जो ना माने उसको क्या? भाई भारत में 99% लोग ईमानदार है ना, चोर कितने होते हैं? 1%। तो कानून किसके लिए बनता है? 1%। भारत में 99% लोग रेप नहीं करते, रेप को कितना करते होंगे? 0.1%। तो कानून किसके लिए बनता है? वो 0.1% के। भारत में सब डकैती नहीं करते, 0.1% डकैती करते हैं, तो कानून किसके लिए बनता है? 0.1% के लिए। ये जितने हम कानून बनाते हैं, हम कहते तो हैं पूरे भारत के लिए बना रहे हैं, हाँ पूरे भारत पे है, लेकिन अगर इफेक्टिवली देखिए हम कितने 1% के लिए ही कानून बनाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब किसके लिए बनी हुई है? 1% लोग जो गलत काम करते हैं उसको ठीक करने के लिए। एक और विषय जो मैं चाहूंगा कि अधिवक्ता परिषद इस पे गंभीरता के साथ शुरू करे, विमर्श शुरू करे पूरे देश में। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत कहां होती है? रोड एक्सीडेंट में। और नंबर 2 पे डेथ कहां होती है? जमीन विवाद। सबसे ज्यादा हाथ पैर कहां टूटते हैं? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा खून खराबा कहां होता है? लैंड डिस्प्यूट में। सबसे ज्यादा हत्या कहां होती है? लैंड डिस्प्यूट में। और लैंड डिस्प्यूट सिविल केस माना गया है, क्रिमिनल केस? जोर से बताइए जरा। मतलब जिसके कारण 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, क्या है वो? सिविल एक्ट।
आप किसी को उतर के 4 चाटे मार दो तब तो क्रिमिनल एक्ट, और जाके उसको गाड़ी से कुचल दो तो मोटर व्हीकल एक्ट। आपने किसी को गोली मार दिया, एक व्यक्ति को, 302 नई वाले में तो अलग हो गया, जमानत नहीं होगी। और गाड़ी में बैठ के आप सलमान खान की तरीके 7 लोगों को कुचल दो तो भी वहीं थाने जमानत हो जाएगी। ऐसा कानून चाहिए क्या? कानून में क्या सुधार? शंकर दा हमसे कह रहे थे कि विषय थोड़ा इस पे रखेंगे। मैं पूछा क्या विषय रखना, तो बोला नहीं, अपने भारतीय उस पे रखेंगे। भैया भारत में 4 लाख, लगभग 5 लाख लोग मर रहे हैं। कहां मर? भारत में सबसे ज्यादा आतंकवाद, अलगाववाद, माओवाद, नक्सलवाद से जानते हैं भारत में कितने लोग मरते हैं? 500 लोग। 500 लोगों की हत्या के बदले हमने पूरी सेना लगा रखी है, बीएसएफ लगा रखा है। 500 लोगों की न मारा जाए, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, होना चाहिए। एक भी व्यक्ति क्यों मरे? टोटल माओवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, ये मणिपुर वाला आतंकवाद, वो कश्मीर वाला आतंकवाद, पूरा सब आतंकवाद मिला के कितने लोग मरते हैं? 500। और रोड एक्सीडेंट में और लैंड डिस्प्यूट में कितने लोग मरते हैं? 5 लाख। 5 लाख लोगों की चिंता ही हम नहीं कर रहे। ये 5 लाख लोग कैसे बचा ले, उसकी चिंता नहीं कर रहे। उसकी चिंता हमें आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। ना कोई और पार्टी करेगी, ना कोई और संगठन करेगा। किसको करना पड़ेगा? जोर से बताइए जरा। हमें आपको करना पड़ेगा। ये 5 लाख लोग जो, अच्छा सबसे बड़ी बात, 2 बिस्वा जमीन में झगड़ा हुआ, मर्डर भी हो गया। अब बाकी काम 30-40 साल उसका चलता रहेगा। जमीन तो पहले गई थी, परिवार का सदस्य पहले गया, बाकी का काम 20-30 साल और चलता रहेगा। इस देश में जितनी समस्याएं चल रही है ना, उसको रोकने के लिए उसको रोकी जा सकती है। आप गूगल करके देख लेना, कभी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में किसी व्यक्ति ने दूसरी जमीन पर कब्जा किया हो। आप गूगल करके देख लेना, सिंगापुर, जापान में किसी दूसरे जमीन पर कब्जा किया हो। भारत में जमीनें ज्यादा समतल हैं, फिर भी यहां 2 लाख लोग मरते हैं। जापान तो बिल्कुल पहाड़ी है, वहां रोड एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? हमारे यहां रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? सड़क में बार बार गड्ढा पड़ता है। सड़क में गड्ढे का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। दूसरा क्यों एक्सीडेंट होता है? वो घर बैठे बैठे 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस घर पे आ जाता है। चलाना नहीं आता लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। 2 ही कारण से लोग मरते हैं। अनाड़ी है फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चला रहे हैं, और सड़क में बार बार गड्ढा हो रहा है। तो गड्ढे का मूल कारण भ्रष्टाचार, और ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बैठे मिल गया, उसका भी मूल कारण भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार के कारण इतने लोग मर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कोई सीरियस ऑफेंस ही नहीं है। वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना है, जैसा आर्टिकल 355 कहता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी ठीक करना है, इंटरनल सिक्योरिटी भी ठीक करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी ठीक करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको करप्शन के साथ साथ बीएनएस को फिर से बदलाव करना पड़ेगा। इसमें कम से कम 5 नए चैप्टर जोड़ने पड़ेंगे। एक आपको चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, एक चैप्टर जोड़ना पड़ेगा ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। आपको जमीन विवाद को क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर ही करना पड़ेगा, तभी ये जमीन विवाद रुकेगा। नहीं तो साल में 2 लाख लोग मरते रहेंगे, मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, और ये कभी रुकेगा नहीं मामला। अभी जमीन विवाद इसलिए नहीं रुक रहा, उसको पता है कि ठीक है दूसरे जमीन पे कब्जा कर लिया, 30-40 साल मुकदमा लड़ाएंगे, उसके बाद 40 साल के बाद होगा क्या, हम अपनी इसकी जमीन दे देंगे। लैंड ग्रैबिंग क्रिमिनल एक्ट नहीं है। इसलिए कल मैं यहां से नौगांव जा रहा था, मेरा कल शाम को कार्यक्रम नौगांव में था, तो रास्ते में 2-4 जगह मुझे झुग्गी टूटी मिली। मैंने पूछा जो हमें ले जा रहे थे यहां से, ये कैसे हो गया? बोले ये सरकार थी, यहाँ पे घुसपैठियों ने झुग्गी बनाई थी, इसको तोड़ दिया। ये परमानेंट समाधान है क्या? आपने यहां वाली झुग्गी तोड़ी है, वो उधर जाके बसा लेगा। आपने रामनगर की झुग्गी तोड़ी, वो रामनगर से उठ के श्यामनगर में झुग्गी बना लेगा।
आप श्यामनगर की झुग्गी तोड़ोगे, वो कृष्णानगर में झुग्गी बना लेगा। कृष्णानगर की झुग्गी तोड़ोगे, वो नेताजी नगर में जाकर झुग्गी बना लेगा। ये परमानेंट सोल्यूशन है क्या? नहीं। परमानेंट सोल्यूशन ये, तुमने जमीन पे अवैध अतिक्रमण किया है, अब तुम 10 साल के लिए जेल में जाओ। ये इसका समाधान है। और असम जो सबसे ज्यादा घुसपैठ से पीड़ित है, जिसके ऊपर सर्बानंद सोनोवाल ने जब पीआईएल फाइल किया, उसके बाद वो जजमेंट आया 2005-2006 में, जिसमें 355 की चर्चा हुई। उसके बाद असम में क्या घुसपैठिए भाग गए? क्या जोर से बोलिए जरा। घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही कि घट रही है? घुसपैठियों का उत्पात बढ़ रहा है कि घट रहा है? उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? इस खतरे को कैसे रोकें? घर कैसे सुरक्षित रहता है? घर में बाउंड्री हो, सीसीटीवी हो, एक आध सिक्योरिटी वाला भी हो, सिक्योरिटी वाले के ऊपर एक पास ये अधिकार भी हो कि कोई आदमी इधर से एंट्री करे तो 2-4 लाठी ठोक भी दे। हमारे देश में क्या हुआ, 2012 में बांग्लादेश के साथ एक ट्रीटी हुई, आप लोग गूगल करना, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। नॉन लीथल ट्रीटी करके बीएसएफ का हाथ पैर और बांध दिए। अब आज की डेट में बीएसएफ केवल हवाई फायरिंग कर सकती है और रबर के बुलेट चला सकती है, गोली मारी नहीं सकती। मतलब हमने अपने घर पे सिक्योरिटी रखा हुआ है गेट पे, लेकिन उसको ये बोला भैया तू गोली वोली नहीं चलाएगा, घर में चाहे आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो घर गेट पे खड़ा होकर एक बार कहे भैया अंदर मत जाओ, और लेकिन जो उसको मारने दौड़ेगा बोले ठीक है चले जाओ। यही होगा नहीं होगा? यही हो रहा है, नॉन लीथल ट्रीटी यही लेके हो रहा है। इस देश के साथ ऐसे ऐसे खिलवाड़ हुए, इन खिलवाड़ के बारे में कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। अकेले मेरे बस का नहीं है, अकेले संगठन के बस का नहीं है, सब लोगों को मिलकर लिखना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लिखना पड़ेगा, सोशल मीडिया का उपयोग सोशल वर्क के लिए करना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 90% घुसपैठिए 1 साल के अंदर भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं है, एनआरसी करना भी नहीं पड़ेगा। और गारंटी के साथ कहता हूं इस मां कामाख्या की पवित्र भूमि से 90% घुसपैठिए 1 साल के अंदर भारत छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे? इस बीएनएस में चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करे तो पुलिस एनएसए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ की देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, पुलिस यूएपीए लगाना शुरू कर देगी। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दे, बीएनएस का सेक्शन 111 लगना शुरू हो जाएगा। बीएनएस घुसपैठ को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दे, और एक्ट ऑफ वॉर है, बीएनएस की धारा 113 लगना शुरू हो जाएगी। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दे, बीएनएस की धारा 152 लगना शुरू हो जाएगी। घुसपैठ को इनडायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर दे, बीएनएस की धारा 147 लगना शुरू हो जाएगी। ज्यादा नहीं, 10-20 घुसपैठिए पकड़ो, उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, टेस्ट करके पूछो तुमको आधार किसने बनाया। जिसने आधार बनाया उसके ऊपर ही 6 धारा लगा दो। उसे पूछो तुम्हारा राशन कार्ड किसने दिया, जिसने राशन कार्ड बनाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। जिसने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। जिसने उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वाया उसके ऊपर 6 धारा लगाओ। घुसपैठियों को कुछ मत करो। किसको करना है? जिन्होंने घुसपैठिए की मदद किया। ज्यादा नहीं, 10-20 घुसपैठियों को पकड़ के उनके मददगारों को जेल में डालना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो भारत के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो आधार बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, ये खुद ही ढूंढ के उनको कहेंगे भैया तू भारत छोड़ के भाग जा, तेरे चक्कर में हम फंसने वाले हैं। ये खुद ही एनआरसी करा देंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे तो एनआरसी फेल हो जाएगी, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण ही घूसखोरी है। घुसपैठ का मूल कारण ही भ्रष्टाचार है। मेरा कार्यक्रम था शंकरदास सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में,
वहां मैं गया था तो इच्छा रहती है जब कहीं जाता हूं थोड़ा वहां समझने की कोशिश करता हूं। वहां एक बीएसएफ के कमांडेंट के पास 22 करोड़ रुपए मिले। बीएसएफ का कमांडेंट जो बॉर्डर पे रखा गया है, किस लिए रखा हुआ है? भारत की सुरक्षा करने के लिए। उसके पास 22 करोड़ रुपए मिले। तो पता चला है 22 करोड़ रुपए किस लिए है? बोले 2000 पर हेड घुसपैठियों को अंदर करने के लिए। तो उसके पास 22 करोड़ मिले, इसका मतलब उसने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर कर दिया। ये देशद्रोह किया कि नहीं किया? ये गद्दारी किया कि नहीं किया? ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों की सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन किस कानून के अंतर्गत करोगे भैया? है ही नहीं हमारे पास। ये बीएसएफ के कमांडेंट को भी पता है कुछ नहीं होगा, ज्यादा होगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मुकदमा चलेगा, 30-40 साल मुकदमा चलता रहेगा, देखेंगे तब तक तो 22 करोड़ रुपए हमारे बच्चे फार्म हाउस बढ़िया 4 BHK का फ्लैट, एक फार्म हाउस वो सब लेके गाड़ी वाड़ी खरीद लेते हैं, मर्सिडीज खरीद लेते हैं, हो गया काम उसका। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा हमारी राष्ट्र हमारी सुरक्षा खतरे में रहेगी। हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा करप्शन, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ब्लैक मनी है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा फॉरेन फंडिंग है। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस, अच्छा ये असम वाले भी कहते हैं, मतलब हम लोगों का जो इस तरीके मुहावरे, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक चलते हैं। न रहेगा बांस, घूसखोरी कैश में होती है कि ऑनलाइन होती है, बैंक में होती है? जोर से बोलिए जरा। कमीशन खोरी, जोर से बोलो यार। घूसखोरी, कमीशन खोरी कैश में, जमाखोरी कैश, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, गौ तस्करी, अलगाववादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, कट्टरपंथियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, वो ढीले पड़ गए फिर से, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, कन्वर्जन की फंडिंग। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, आधी समस्या खत्म। और कैश आज की डेट में खत्म हो सकता है। भारत में 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल रही है नेताओं नौकरशाहों के लिए चल रही है, आम जनता को चाहिए नहीं है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। और अपने खुद ही देख लेना कितने लोग ऐसे हो जो पर डे 100 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं। और गुवाहाटी में करते भी होंगे तो उधर आगे नौगांव और उधर आगे लोग नहीं करते होंगे। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं और जो 20% लोग 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, पता नहीं क्या क्या है। फिर 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। 100 रुपए से बड़ा नोट बंद हो जाए, आपका 50% ब्लैक मनी और 50% हवाला तुरंत बंद हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। आज की डेट में लगभग 250 बैंक अकाउंट खुल चुके हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, आदिवासी का भी बैंक अकाउंट है। उसको जो केंद्र से आता है वो किसान सम्मान निधि, जिसके पास जमीन नहीं होती इसको केंद्र से पैसा आता है, 2-2 हजार रुपए आता है 3-3 महीने पे, साल में 12,000 रुपए आता है। वो सीधे बैंक में ही आता है, कैश नहीं आता। इवन आज की डेट में मनरेगा का पैसा भी सीधे बैंक में ही आ रहा है। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण भी रुक जाएगा, घुसपैठ भी रुक जाएगी। जो भारत के प्रति जितने खतरे चल रहे हैं, अलगाववाद भी रुकेगा, कट्टरवाद भी रुकेगा, जिहाद भी रुकेगा, मजहबी उन्माद भी रुकेगा, बहुत सारे और जो खतरे ये भी रुकेंगे। तो आपको अगर भारत को सुरक्षित बनाना है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकना है, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना है, तो करप्शन ठीक करना पड़ेगा, बीएनएस में बदलाव करने पड़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट
देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं जस्टिस विद इन ईयर तो लोग सोचते हैं क्या बात कर रहे हैं, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला कैसे हो सकता है। 1 साल छोड़ो, मैं कह रहा हूं 3-3 महीने के अंदर फैसला शुरू हो जाएगा। और भारत में पहले था, रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें कैटेगरी थी कि जब उनके आप दरबार में आएंगे, घंटा बजाएंगे, उस 1 घंटे के अंदर मुकदमे का फैसला हो जाएगा। मतलब पहला घंटा जब आप पहुंचे, पहला घंटा बजा, अगले 1 घंटे के अंदर आपका फैसला, तो वो था जस्टिस विद इन आवर। दूसरी कैटेगरी थी रानी अहिल्याबाई होलकर की, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कई लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, थोड़ा क्रॉस एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा, तो उसमें क्या था, जस्टिस विद इन डे। थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 2-3 दिन आना पड़ेगा, जस्टिस विद इन वीक। 1-2 ऐसे केस सुने हैं जो 1 महीने चले हैं, वो जस्टिस विद इन मंथ। इसके अलावा कोई कैटेगरी थी ही नहीं। दूसरा जो बढ़िया जुडिशियल सिस्टम माना गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का माना गया, सेम जस्टिस विद इन आवर, जस्टिस विद इन डे, जस्टिस विद इन वीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस 2-4 केस जस्टिस विद इन मंथ। और आज की डेट में तो जांच ही नहीं पूरी हो रही, जस्टिस विद इन, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ नहीं हो पा रहा है, फैसला कहां से आएगा। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में केस आया था नागालैंड का, तो नागालैंड में भी कस्टमरी लॉ चलता है। तो वहां पे कस्टम क्या है कि जमीन का विवाद होगा तो वो बैठेंगे जो सरपंच है और लोग वहां की मिट्टी खाएंगे, ऐसे मुंह पे रखेंगे और बोलेंगे कि ये हमारी जमीन है। दूसरा जो कह रहा है ये हमारी जमीन है, वो भी वो मुंह पे मिट्टी लेगा और बोलेगा हमारी जमीन है। और फिर 1 महीने का 3 महीने तक इंतजार किया जाएगा। इस 3 महीने में जिसके घर में कोई व्यक्ति मर गया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा। ये कस्टम आज भी चल रहा है नागालैंड में और बाकायदा वो कानून में मान्यता है उसकी। मुझे भी पहली बार ही पता चला जब उसकी हाई कोर्ट हारा हुआ व्यक्ति मेरे पास आया सुप्रीम कोर्ट, तब मुझे पता चला अच्छा नागालैंड में आज भी चल रहा है। अच्छा, ये तो एक परंपरा हो गई। वैसे भी पहले भारत में परंपरा थी, जो भी विवाद होता था बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया, तो चलो आ जाओ, सरपंच जी बैठा है, बोले तुम क्या, बोले जी मेरा घोड़ा खोल ले गया। हाँ भाई तुमने घोड़ा खोला क्या, नहीं हमने खोला ही नहीं। समाधान क्या, एक लोटा लेते थे, हमारे यहाँ तो ऐसे था यूपी में, मैं प्रयाग का रहने वाला हूँ। तांबे के लोटे में गंगा जल रखते थे, संगम का जल, उसमें थोड़ा गोल्ड सोना रखते थे, उसमें तुलसी का पत्र, तुलसी दल रखते थे और फिर बोलते थे तुम कसम खाओ कि हमारा घोड़ा गायब हुआ। तो जिसका घोड़ा गायब होता था वो कहता था हाँ जी मेरा घोड़ा गायब हो गया, हाथ में लेके बोलना होता था। जिसके ऊपर आरोप लगता था, बोले तूने घोड़ा लिया, बोले नहीं, तुम बोले लोटा उठाओ, उसमें गंगा जल है, तुलसी है, सोना है, कि तूने घोड़ा नहीं लिया। इतना खौफ था दिमाग का कि मेरा अहित हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे पिताजी मर जाएंगे, कि वो हाथ में लोटा आते ही हाथ कांपना शुरू हो जाता था। बोले जी हाँ मैं एक काम करूं, इसको नहीं उठाएंगे, हम घोड़ा लाके दे रहे हैं। ये मैं अपने जानने की बात बता रहा हूं, ये मेरे बचपन की बात है, मेरी देखी हुई बात है। इतना खौफ था। आज की डेट में खौफ है क्या? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला कर गए, पूछे जी घोटाला किया क्या, बोले नहीं घोटाला नहीं किया। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला किया, उनके हाथ में लोटा दे दो, सोना दे दो, पता चला लोटा सोना भी लेके भाग जाएंगे। क्यों? खौफ खत्म हो गया। लेकिन आपको जो हमारी भारतीय पारंपरिक न्यायिक व्यवस्था थी उसी को टेक्नोलॉजी के साथ ही उपयोग करना पड़ेगा। पहले हमारे पास लोटा में गंगा जल और तुलसी का इतना प्रभाव था कि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। आज की डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, उसको 2 इंजेक्शन लगा दो, मशीन लगा दो कान पे, उससे सवाल पूछो, सारा सच सच बोलेगा। उसको कौन सा टेस्ट बोलते हैं, जोर से बोलिए जरा? नार्को टेस्ट। अच्छा, नार्को में तो 2 इंजेक्शन लगाना है, पॉलीग्राफ में इंजेक्शन भी नहीं लगाना। जैसे ईसीजी करते हैं ना, वो 3-4 जगह लगा लगा के चिपकाते हैं, बस वही करना है। ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन भी नहीं लगाना, सिंपल वो 2-4 जगह लगाना है और लगा के चेक कर लेना। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो। हम देश को सुरक्षित चाहते हैं कि नहीं चाहते? देश तभी सुरक्षित होगा
जब कानून का खौफ पैदा होगा। याद रखना, भारत में राम मंदिर है फिर भी सारे अपराध हैं। सिंगापुर में राम मंदिर नहीं है फिर भी कोई अपराध नहीं है, क्योंकि यहां मंदिर तो है लेकिन राम नीति नहीं है। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। यहां कृष्ण मंदिर तो है लेकिन कृष्ण नीति नहीं है। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचार। और सिंगापुर जापान में राम नीति भी है, कृष्ण नीति भी है। दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन मॉडल आज की डेट में फिनलैंड और जापान का माना गया। जानते हो फिनलैंड जापान का एजुकेशन सिस्टम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। हमारा जो वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी उसी कॉपी पेस्ट मारा हुआ। हमारे यहाँ हम मदरसा चला रहे हैं, मिशनरी स्कूल चला रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, मॉन्टेसरी चला रहे हैं, और वो हमारा कॉपी करके बैठे हुए। सबसे पहले भारत में जुडिशियल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। दुर्भाग्य देखिए, राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 का भी पार्ट है, राइट टू लाइफ लिबर्टी का पार्ट राइट टू जस्टिस है। आर्टिकल 39A में भी राइट टू प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है सबको सोशल जस्टिस करना। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस तभी आएगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी तभी रुकेगी जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी तभी रुकेगी जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद तभी रुकेगा जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। तो कानून का खौफ जिन देशों में है वो देश सुरक्षित है। अमेरिका में कानून का खौफ है, हमसे ज्यादा सुरक्षित है। जापान में कानून का खौफ है, हमसे ज्यादा सुरक्षित है। सिंगापुर में तो सतयुग चल रहा है। आज तक लोग कहते नहीं भारत में कलयुग है। ये बताओ, भारत में कलयुग है, सिंगापुर जापान में कलयुग क्यों नहीं है? सिंगापुर जापान में राम राज्य चल रहा है। सिंगापुर जापान में सतयुग चल रहा है, झूठ झूठ नहीं बोलते। सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है। आपके गुवाहाटी में नशा बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? कॉलेज वाले बताएं, बिक रहा है नहीं बिक रहा है? तुम्हारे कॉलेज में गांजा वाजा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? ऑनलाइन पहुंच रहा है, डिमांड करने पहुंच रहा है, खरीदने में नहीं जाना, वहीं डिलीवरी हो रही है। क्यों? कानून का खौफ नहीं। कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 1 किलो गांजा मिला तो फांसी दे दिया। हमारे यहाँ 1-1 कुंटल गांजा मिलता तो भी जमानत मिल जाती है। क्यों? उनका कानून खतरनाक है। उनका कानून हमारे राम और कृष्ण के सिद्धांतों पे, हमारा वाला कानून अभी गुलामी वाला चल रहा है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं, लेकिन हम मानव और दानव को एक बराबर मान के बैठे हुए। हमें जो बेचारे नशे से पीड़ित हैं उनके परिवारों की चिंता नहीं है। हाँ, ड्रग स्मगलर का ह्यूमन राइट वायलेट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 सब क्लास 3 की बहुत ही गलत व्याख्या किया है। एक केस आया था सेल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ कर्नाटक। आप लोग ध्यान से देना कि भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बन रहा है। तो एक ही आर्ग्यूमेंट आता है कि सेक्शन आर्टिकल 20 का सब क्लास 3 ये कहता है किसी व्यक्ति को आप उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। सेल्वा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक वाला केस इसी पे डिसाइड हुआ। संविधान कब बना? 1950 में। उस समय नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी थी क्या अपने पास? जोर से बोलिए जरा। नहीं। संविधान 1950 के लिए बना है या 2025 के लिए भी बना है? 25 के लिए बना है। संविधान 2050 के लिए भी बना है। हम बार बार कहते हैं संविधान ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है। संविधान की व्याख्या उस समय काल परिस्थितियों के अनुसार होगी। संविधान की व्याख्या भारत को सुरक्षित, भारत के वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से होगी। आज की डेट में दुनिया के कई देशों ने झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया था, और हमारे यहां झूठ क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज की डेट में दुनिया के कई देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। हमारे यहां पहले था लोटा, उसमें गंगा जल, उसमें तुलसी, उसमें सोना। आज हमने वो व्यवस्था किया नहीं। इस देश में जस्टिस विद इन ईयर नहीं, हम कहते हैं जस्टिस विद इन 6 मंथ हो जाएगा। केवल एक काम कर दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया। पूरे देश में जो अशांति फैली हुई है वो झूठ के कारण फैली हुई है। अशांति इसलिए फैली है कि झूठी शिकायत करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। अशांति इसलिए फैली हुई है, झूठा FIR कराना कोई गंभीर अपराध नहीं है।
अशांति इसलिए फैली है कि झूठी गवाही देना कोई गंभीर अपराध नहीं। अशांति इसलिए फैली है कि पुलिस के द्वारा पैसा लेके झूठी जांच कर देना कोई एक गंभीर अपराध नहीं। अशांति इसलिए फैली है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज द्वारा पैसा लेके झूठा फैसला दे देना कोई अपराध नहीं। तो आपका थाना भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ, आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ। थानेदार भी पैसा लेके गलत जांच कर रहा है और जज साहब पैसा लेके गलत फैसला दे रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, गलत जांच हुई तो उसका फैसला ये हुआ सबूत के अभाव में छूट गया। अरे उसने पैसा इसलिए तो दिया था कि सबूत के अभाव में छूट जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज पैसा ले रहे तो मैक्सिमम क्या करो, आप हाई कोर्ट जाओ। जज साहब पे कोई कार्रवाई हुई नहीं। अगर हम वास्तव में देश को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो हमें जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा और भारत में करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा। अमेरिका में एक आतंकवादी था डेविड कोलमैन हेडली, जैसे ही पकड़ा गया पूछा तूने रेकी किया, बोले हाँ जी रेकी किया। सोचो वहां का आतंकवादी भी सच बोलता है। संकरदा, अमेरिका में एक आतंकवादी था, उसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। उसको पकड़ा, उससे पूछा भाई तूने रेकी किया क्या, बोले हाँ रेकी किया। मतलब आतंकवादी भी सोचिए वहां सत्यवादी है। क्यों? क्योंकि रेकी करने की सजा 5 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। उसने कह दिया रेकी किया तो 5 साल सजा होगी, और कहता नहीं किया, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग में पकड़ा जाता तो 5 साल रेकी वाली सजा और 10 साल झूठ बोलने वाली 15 साल सजा हो जाती। एक और भारत के जुडिशियल सिस्टम और बाहर के, यहां पे सजा कॉन्सेक्टिव भी होती है, कॉन्करेंट भी होती है। बाकी सिंगापुर में, जापान में, अमेरिका में हर सजा कॉन्सेक्टिव होती है। यानी अगर आपने 5 अपराध किए, आप 5 धाराओं में आपने अपराध किया है तो सारी धाराओं की सजा एक के बाद एक के बाद एक चलेगी। मतलब आपके खिलाफ एफआईआर में 5 धाराएं लगी और उसमें 5-5 साल सजा होनी है, और जज ने आपको 5 धाराओं में दोषी पाया तो आपको 5 साल सजा नहीं होगी, आपको 25 साल सजा होगी। और अमेरिका में आपने काम किया और भारत में किया है तो सामने से अगर कोई बड़ा वकील आ गया तो 5 साल में जज साहब दे देंगे। आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भ्रष्टाचार का जो सबसे बढ़िया तरीका दिया है, हमने जो जज को पावर दे दिया कि तुम कंसेक्टिव सजा भी दे सकते हो, कॉन्करेंट भी सजा। आधा खेल जुडिशरी में वही चल रहा है। जहां पैसा मिल जा रहा है वहां कॉन्करेंट सजा, जब पैसा नहीं मिलता तो कंसेक्टिव सजा। ये चल रहा है। अमेरिका में एक आदमी ने फ्रॉड किया, 1,41,000 साल सजा हुई है। कितनी सजा, जोर से बोला जरा। 1,41,000 साल की। क्या किया था उसने? चिट फंड स्कैम किया था। ये नारदा घोटाला, शारदा घोटाला नहीं जैसे भारत में हुए थे, ऐसे घोटाला उधर भी हुआ। 1,41,000 साल सजा हुई। यहां 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ में कुछ नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ 2G में कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर देश को बदलना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत में राम राज्य लागू करना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाना है, भारत को सुरक्षित बनाना है, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है, भारत को बांग्लादेश बनने से रोकना है, भारत को अफगानिस्तान बनने से रोकना है, तो एक ही तरीका है, कानून का खौफ। और कानून का खौफ तभी आएगा जब जुडिशियल सिस्टम फास्ट हो। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक नारा आप लोग पीछे पीछे लगाइए, हमें चाहिए आजादी। खड़े हो जाइए। जोर से लगाइए। गुवाहाटी की आवाज। कल सुप्रीम कोर्ट भी खुल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए। हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से आजादी। हमें चाहिए आजादी। इतना शॉर्ट क्यों कर रहे हैं? गुलामी के नाम से हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से हमें चाहिए आजादी। गुलामी शिक्षा व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी पुलिस व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी न्यायिक व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। गुलामी टैक्स व्यवस्था से हमें चाहिए आजादी। लब जिहाद लैंड जिहाद से हमें चाहिए आजादी। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से हमें चाहिए आजादी। धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से हमें चाहिए आजादी। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमें
बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। 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 भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি একদম ছুটিকে তেখেতৰ লগত অলপ মত বিনিময় কৰিব খুজিছোঁ। মাত্ৰ দুটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। তেখেতৰ 3:15 ফ্লাইট আছে দিল্লীলৈ, সেইকাৰণে একেবাৰে ছুটিকে টু দা পইণ্ট আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা বিচাৰিব পাৰে। তেখেতে যিখিনি ক'লে বা তাৰ উপৰিও ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন বিচাৰিছোঁ। পৰিচয়টো দিবা, পৰিচয়টো দিব। ঠিক আছে, बोलिए बोलिए, सुन रहा, बोलिए। हाँ बोलिए यालो है Very good afternoon, sir. Sir, what you have said, we adore. Your words are our security for the entire nation in the future. Sir, now we want to know whether all of these recommendations were given to Law Commission ever, and if so, what response you had got? Firstly. Secondly, sir, India shares border with China too. But if there is infiltration from China, it reflects that the government of India is extra energetic. There is always preparations made how to counter China. But Bangladesh has changed our demography, conquered us politically and economically, but yet why Delhi has failed to realize it till date. This is causing trouble to us. And thirdly, sir, by your experience, what do you expect? How long will it take to amend or incorporate the laws suggested by you? What is your expectation, sir? So these are the 3-4 questions that have arisen in my mind. देखो, मैं सरकार में मंत्री हूं कि सरकार क्या सोच रही, क्या करने वाली है, उसका जवाब दे सकूं। मैं आप ही लोगों जैसा हूं, आप ही लोगों के बीच से हूं। जिन जिन विषयों पे हमें लगता है उस पे मैं PIL करता हूं। जैसे मैंने एक PIL फाइल किया कि पूरे देश में SIR होनी चाहिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। बिहार में शुरू हुआ, अभी कल फिर से सुप्रीम कोर्ट मेरी PIL पे सुनवाई है, जिसमें मैंने कहा कि बिहार तो हो गया, अगले साल 5 राज्यों का चुनाव है, असम का है, तमिलनाडु है, बंगाल है, केरल है और पौंडीचेरी है। तो मैंने एक एप्लीकेशन मूव किया, कल उस पर सुनवाई होगी। आशा करता हूं कि बहुत जल्दी आपको खबर मिलेगी कि असम में भी SIR शुरू होने वाला है। एक बात कह सकता हूं कि बिहार में तो 65 लाख मिले थे, यहाँ कम से कम आपको 85 लाख फर्जी वोटर मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेगा अगर करप्शन नहीं हुआ तो। हाँ, करप्शन हो जाएगा तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। जब NRC फेल होती है तो केवल और केवल करप्शन कारण फेल होती है। आपके असम में NRC हुई थी, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर कर रहा था, फिर भी फेल हो गई क्योंकि करप्शन हो गया। जहां तक आपका वो सवाल था, बिल्कुल फैक्ट है कि हमारी 4000 किलोमीटर की बाउंड्री खुली हुई है। बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक लगभग 4000 किलोमीटर बाउंड्री खुली हुई है। पिछले 75 साल में 75,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे बन गया, लेकिन वो 4000 किलोमीटर पे 20 फीट ऊंची बाउंड्री नहीं बन पाई। ये हमारे लिए बहुत कंसर्न है। इस पे सबको मिलना चाहिए, सबको आवाज उठाना चाहिए। मैं जहां जो कर सकता हूं मैं भी कर रहा हूं। काम शुरू हो गया है, कुछ राज्य सरकारें उसमें अड़चन कर रही हैं, कुछ बाकी और भी इश्यूज थे, लेकिन लगता है वो भी सॉल्व हो गया।
लेकिन मेरा मानना है अब एक बार एयरपोर्ट नए बनने बंद हो जाए, हाईवे बनने बंद हो जाए, एक्सप्रेसवे बनने बंद हो जाए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाए, सारा लेबर मिस्त्री बाउंड्री पे लगा के कम से कम 30 फीट ऊंची बाउंड्री अपने पूरे भारत का जो बंगाल और म्यांमार वाला बॉर्डर है उस पे लगाना जरूरी है, क्योंकि जो समस्या असम फेस कर रहा है वो समस्या मणिपुर भी फेस कर रहा है, वो समस्या त्रिपुरा भी फेस कर रहा है। बंगाल की तो बात ही अलग नहीं, मतलब बंगाल की तो क्या कहना ठीक नहीं है, वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदलती जा रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, उनका वोटर आईडी में नाम जुड़ गया है, वोटर आईडी में नाम जुड़ गया है, पॉलिटिकल पार्टियां उसको यूज भी कर रही हैं। जैसे 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए बिहार में, टोटल कितनी विधानसभा 243। अब आप कल्पना करिए विधानसभा चुनाव का जो डिसीजन होता है वो 4000 5000 से वोट से होता है, और हर विधानसभा में अगर 10-10 हजार घुसपैठिए बैठे हो तो वो पार्टी जो घुसपैठियों की मदद लेना चाहती है वो तो खुल के करेगी। इसलिए इसे एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। अभी बहुत जल्दी आपके असम में एसआईआर शुरू होने वाला है। शंकर मेरी पीआईएल पे कल सुनवाई है, कल है, जहां मैंने मांग किया है कि असम में तुरंत एसआईआर शुरू कर दिया जाए। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और इसमें 5 राज्य। तो जो मैं प्रयास कर सकता हूं मैं कर रहा हूं, आप लोग जो प्रयास कर सकते हो आप लोग करो। आपको मैं एक छोटा सा प्रयास बताता हूं। आपका नाम शंकर है तो आप 5000 शंकर को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपका नाम अनुराधा है तो 5000 अनुराधा को अपना फ्रेंड बनाइए। आपका नाम बंकिम है तो 5000 बंकिम को फ्रेंड बनाइए। आपका नाम राम, कृष्ण, उमा, रमा, ब्रह्मानी जो कुछ है, आप अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़िए। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं। नाम उसका क्या है, जोर से बोलिए जरा, सोशल मीडिया या पर्सनल मीडिया उसका नाम है। और यूज किसके लिए करते हैं, इंस्टाग्राम क्या है, सोशल मीडिया, पर्सनल मीडिया, सोशल मीडिया। यूज किस लिए करते हैं, पर्सनल काम के लिए। ट्विटर क्या है, सोशल मीडिया, यूज कैसे करते हैं, पर्सनल काम के लिए। फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया का वास्तव में सोशल वर्क के लिए यूज करिए। अब ट्विटर पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, इंस्टाग्राम पे आपको कितने लोग फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं, फेसबुक आपके हाथ में है कि अनुराधा 5000 अनुराधा को अपना फ्रेंड बना सकती है, बंकिम 5000 बंकिम को अपना फ्रेंड बना सकते हैं, शंकर दा भारत के 5000 शंकर को अपना फेसबुक फ्रेंड बना सकते हैं। जैसे और भी आपका जो भी नाम है अपने अपने हिसाब से 5 बार। फायदा ये होगा कि शंकर हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और सिख भी हैं। राम, कृष्ण, अनिल, अर्जुन जो भी नाम है ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में कॉमन होते हैं कि नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित में कॉमन होते हैं कि नहीं। असम में भी वो नाम मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, बंगाल में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। तो कम से कम आप सही बात को 5000 लोगों तक पहुंचा सकते हो। आप लोग अगर इतना काम कर लो, खासतौर पे जो यहाँ युवा बैठे हैं जो इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो को ज्यादा डालते रहते हैं, फेसबुक का अकाउंट केवल इसलिए बना लीजिए कि आपको सोशल वर्क करना है और उसके जरिए पर डे आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिले उसका रूट काज और उसका परमानेंट सोल्यूशन डालना शुरू करिए। अल्टीमेटली पूरा भारत समस्याओं से भरा पड़ा है। 500 से ज्यादा अखबार हैं, सारे अखबारों में क्या छपता है, जोर से बताइए जरा, समस्या। अखबारों में क्या छपता है, 500 से ज्यादा न्यूज चैनल है, दिन भर क्या चर्चा करते हैं, समस्या। विधानसभा में किस पे चर्चा होती है, समस्या। बाकी हर जगह क्या होती है, समस्या। और समस्या की चर्चा करने समस्या खत्म नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से। दूसरा, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, बीमारी तब ठीक होगी जब दवाई बदली जाएगी। डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि फलाने व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया, फलाने व्यक्ति सांसद हो गया, समस्या ठीक ना हो ही नहीं सकती। डॉक्टर बीमारी ठीक ही नहीं करता, बीमारी ठीक करती है दवाई, इंजेक्शन, सिरप, वैक्सीन। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, दवाई बदलने से बीमारी ठीक होती है। तो दवाई किसके लिए चाहिए, ये आप लोग लिखना शुरू करिए। ऐसा शुरू करेंगे तो मुझे लगता है समस्याओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। বিনিময় অনুষ্ঠান আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। আমি অশ্বজিক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া শলাগৰ আগবঢ়াব আমাৰ অসম প্ৰান্তৰ সম্পাদক সংগঠনৰ জয় শ্ৰীৰাম, নমস্কাৰ সকলোকে।
অখিল ভাৰতীয় অধিবক্তা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদ্দেশ্যে অধিবক্তা পৰিষদ অসম প্ৰান্তে আয়োজিত কৰা সভাৰ শেষত এতিয়া আছে শলাগৰ শৰাই। I, Sri Jayashree Vaishya, Secretary সংগঠন, অধিবক্তা পৰিষদ অসম প্ৰান্ত, on behalf of this prestigious organization would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed guest speaker, Mr. Ashwini Upadhyay. Sir, your profound insights and comprehensive address on the nuances of Indian jurisprudence were truly enlightening. The depth of your knowledge and the clarity of your perspective have not only enriched our understanding, but have also provided us with valuable food for thought on the future direction of our legal system. Your presence here today has been a great source of inspiration for all of us, especially the students and aspiring legal professionals in the audience. We are truly honored to have had you grace this event. Thank you once again, sir, for taking the time to share your invaluable wisdom with us. May good health always be with you. Thank you, sir. ইয়াৰ পিছতে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ বৈদিক প্ৰমুখ তীৰ্থাংকৰ দাস শংকৰ ডাঙৰীয়াক। মহাশয়, আপোনাৰ পৰামৰ্শ আৰু মাৰ্গদৰ্শনেৰে আজিৰ এই অখিল ভাৰতীয় অধিবক্তা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত অধিবক্তা পৰিষদ অসম প্ৰান্তক যি অৰিহণা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে আমি চিৰকৃতজ্ঞ। আপুনি আপোনাৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে অধিবক্তা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ প্ৰয়াত জ্যেষ্ঠ প্ৰচাৰক ডক্টৰ হেগেজীৰ জীৱনগাথা আৰু ধৰ্মৰাজি আৰু অধিবক্তা পৰিষদৰ বিষয়ে সকলোৰে আগত অৱগত কৰোৱাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি আপোনালৈ শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াই সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই অধিবক্তা পৰিষদ অসম প্ৰান্তৰ মোকৰ্দমা বিভাগৰ উপসভাপতি শ্ৰীমতী অনুৰাধা গায়ন বাইদেউক তেখেতে দিয়া বহুমূলীয়া সময়ৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ পিছতেই আজি এই সদনত উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিবৃন্দ, অধিবক্তা সমাজ, শিক্ষাৰ্থী, আপোনালোক সকলোৱে আজি এই অখিল ভাৰতীয় অধিবক্তা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত উপস্থিত থাকি সভাৰ সভাবোধন কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। সৰ্বশেষত আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে ৰূপায়িত হোৱাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ বাণীকান্ত কাকতি প্ৰেক্ষাগৃহটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়াৰ বাবে সমূহ কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শলাগৰ শৰাই আগবঢ়ালোঁ। শেষত পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ। এতিয়া জাতীয় সংগীত আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ দে ও মোৰ চিকুনি দে এনেখন শুৱলা এনেখন সুফলা এনেখন মৰমৰ দে ও মোৰ ঘূৰিয়া মান অসমৰ সুৱৰিমান পৃথিৱীৰ কত বিচাৰি জনম